चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। कल हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन देख रहे थे और हमारा जो स्ट्रेट लाइन मेथड था वो हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, हमने प्रॉपर देख लिया था। अब उसके बाद हमारा जो सेकंड मेथड है वो हमारा कहलाता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, या इसको हम WDB मेथड भी कह रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? WDB मेथड भी कह रहे होते हैं। ये कौन सा मेथड है, इसको देखते हैं। देखिए इस मेथड में जो हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है या जो हमारा बुक वैल्यू मेथड है, इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन जो है वो तो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये डेप्रिसिएशन जो है हमेशा किसके ऊपर चार्ज होगी? कैरिंग वैल्यू के ऊपर चार्ज होगी या बुक वैल्यू के ऊपर जो है वो चार्ज हो रही होगी। मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे इससे जो पहले हमने पढ़ा था मेथड, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, बट वो डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी कॉस्ट के ऊपर चार्ज हो रही है। जिसके ऊपर चार्ज हो रही है वो हमारी कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज हो रही है। लेकिन यहाँ पे हम कॉस्ट पे नहीं, बल्कि जो बुक वैल्यू होगी, हम बुक वैल्यू पे क्या कर रहे होंगे, डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। अब कैसे चार्ज होगी वो हमने यहाँ पे क्या करना है, सीखना है। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा सा। अब ये मेथड में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एसेट जिस ईयर में परचेज करते हैं, इन ईयर ऑफ परचेज, जब हम एसेट को खरीदते हैं तो हमारे पास क्या गिवन होता है इस मेथड में, रेट जो है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें हमेशा गिवन होगा कि हमने किस रेट के मुताबिक जो है डेप्रिशिएट करना है। जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हमें क्या होगा, हमेशा गिवन होगा। जब हम जिस साल परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक एसेट जो है वो 1 लाख रुपए का क्या किया, परचेज किया, और हमारा डेप्रिसिएशन रेट जो है वो कितना है, 10% है। तो हमने ये करनी है, डेप्रिसिएशन निकालनी है, और हमारे पास मेथड जो है वो कौन सा है, WDB मेथड है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए जिस साल हम परचेज करेंगे ना, उस साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हमेशा कॉस्ट के ऊपर। जैसे यहाँ पे ₹1,00,000 हमारी कॉस्ट है, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ही रेट लगा देंगे 10% के हिसाब से। तो मेरे पास डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 10,000 जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये डेप्रिसिएशन होगी किसकी, ये डेप्रिसिएशन होगी हमारे पास ईयर 1 के लिए। अब जब ईयर 2 के लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो हमने किस पे चार्ज करनी है, कैरिंग वैल्यू के ऊपर चार्ज करनी है, या जो हमारे पास बुक वैल्यू होगी हम बुक वैल्यू के ऊपर चार्ज करेंगे। क्या मतलब, देखिए कैरिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो कॉस्ट थी, ठीक है, 1 लाख रुपया थी, इसमें से जो हमारे लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट की थी वो हमारे पास 10,000 थी, वो हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करवा देंगे। अब हमारे पास बुक वैल्यू आ गई है, वो कितनी है, 90,000 की। हम क्या करेंगे, इस 90,000 के ऊपर रेट लगाएंगे 10%, तो मेरी जो डेप्रिसिएशन आएगी 2000 सेकंड ईयर की, वो कितनी होगी, 9,000 होगी। तो रेट किस पे लगा रहे हैं हम, ये बुक वैल्यू पे, किस पे लगा रहे होते हैं हम, बुक वैल्यू के ऊपर रेट लगा रहे होते हैं। फिर हम मूव करेंगे ईयर 3 के ऊपर। अब ईयर 3 की कैरिंग वैल्यू क्या होगी, देखें जो ईयर 2 की क्लोजिंग बुक वैल्यू थी वो रखते हैं हम ओपनिंग 90,000, ईयर 2 की डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड की 9,000, वो हम इसमें से क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे। तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81,000 आ जाएगी। इस 81,000 के ऊपर रेट लगाऊंगा तो इस साल की डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगी, 8,100 आ जाएगी। तो ये हमारा मेथड क्या होता है कि ये वो मेथड है जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट कर रहे हैं, बट वो किसके ऊपर लगा रहे हैं, BV के ऊपर, बुक वैल्यू के ऊपर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, अपनी डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर रहे हैं। इसके ऊपर जो हमारे पास बुक वैल्यू है, हम बुक वैल्यू पे क्या कर रहे हैं, हम डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं। अब इसमें एक पैटर्न देखना है कि इसमें जो डेप्रिसिएशन होती है उसका पैटर्न जो है वो हमारे पास डिक्लाइनिंग है। देखिए पहले साल 10,000, फिर 9,000, फिर 8,100, तो हर साल जो है वो डेप्रिसिएशन हमारी कम हो रही होती है। ये हम कब रिकॉर्ड करते हैं, किन एसेट्स के लिए, हमें उन एसेट्स के लिए रिकॉर्ड करते हैं जिसके बेनिफिट्स हमें कुछ इस तरह से हासिल हो रहे होते हैं कि पहले साल बेनिफिट ज़्यादा होगा तो डेप्रिसिएशन भी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। हर साल बेनिफिट अगर कम हो रहे हैं तो डेप्रिसिएशन भी हमारी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे आप एक नई मशीन लेके आते हैं, जब आप एक नई मशीन लेके आते हैं पहले साल उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, पहले साल जो है वो ज़्यादा यूनिट्स बना रही होती है, और क्योंकि वो पहले साल ज़्यादा यूनिट्स बना रही होती है, हम क्या करते हैं, उसके डेप्रिसिएशन ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। आहिस्ता 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 उसके यूनिट्स कम बन रहे होते हैं, तो हमारी डेप्रिसिएशन भी क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है। अब इसमें रेट हमें गिवन होता है, अगर हमें रेट गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे रेट निकाल सकते हैं, और रेट निकालने का फॉर्मूला होगा 1 माइनस, हम स्क्वायर रूट लेंगे किसका, यूजफुल लाइफ का, अगर 5 में तो 5 स्क्वायर रूट, 6 स्क्वायर रूट, डिवाइड करेंगे रेजिडेंट वैल्यू को कॉस्ट ऑफ एसेट से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा।
पहले साल हम कॉस्ट पे लगाएंगे, बाकी जो है सारा क्या करेंगे हम WDV पे लगा रहे होंगे। तो ये हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहलाता है। अब इसको समझते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए एग्जांपल देखते हैं। कहता है जी प्लांट बॉट ऑन 1 जनवरी 2021 फॉर रुपीज 1 लाख। आपने 1 लाख रुपए का प्लांट लिया विद एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। लाइफ कितनी है, 5 साल है, और रेजिडेंट वैल्यू कितनी है, 10,000 है। एंटिटी का ईयर एंड कितना है, 31 दिसंबर है। यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपने इस्तेमाल करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, क्या करनी है आपने, एनुअल डेप्रिसिएशन बतानी है कितनी है, और कैरिंग अमाउंट बतानी है कितनी है, अलोंग विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2021 टू 2025। अब देखिए चूंकि हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए जो चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है वो क्या है, रेट। बिकॉज मुझे रेट होना चाहिए, रेट होगा तो मैं कैलकुलेट करूंगा। अब फॉर्मूला क्या होता है रेट का, 1 माइनस यूजफुल लाइफ का रूट लेंगे। यहाँ पे यूजफुल लाइफ क्या है 5, तो यहाँ पे आएगा 5। स्क्रैप वैल्यू दैट वाज 10,000, डिवाइड करेंगे कॉस्ट से, वो है 1 लाख। जरा इसको सॉल्व करके बताएं मुझे क्या रेट आएगा, क्या जल्दी से सॉल्व करें, बताएं क्या रेट आएगा। 36.9%। हम इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं 37%। हम इसको राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेटली क्या कर देते हैं 37% लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं हम इसको राउंड ऑफ करके 37% जो है वो क्या कर देते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये रेट आ गया, अब हमने क्या करना है, ये रेट जो है वो कैलकुलेट करना है। अब ये रेट जो कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा उसको देखते हैं। देखें जी, पहले साल ईयर 1 देना, तो 2021 में अगर हम रेट कैलकुलेट करें तो कॉस्ट है मेरे पास 1 लाख रुपया, रेट लगाएंगे 37% के हिसाब से, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन कितनी आएगी 37,000। कितनी आएगी 37,000। ये बन गया ईयर 1 की डेप्रिसिएशन। अब ईयर 2 पे आते हैं, दैट इज 2022। अब ये लगनी है कैरिंग वैल्यू पे, तो हमें चाहिए कैरिंग वैल्यू, कैसे आएगी 1 लाख माइनस करेंगे हम 37,000, तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी 63,000। कितनी आ जाएगी 63,000। इसके ऊपर रेट लगाएं 37% के हिसाब से, क्या आंसर आएगा जरा बताएं, 23,310 आ गई। अब हम निकालते हैं 2023 की डेप्रिसिएशन। हमारे पास कितनी थी कैरिंग वैल्यू 63,000, इसमें से हम लेस करवा देंगे 23,310। कितनी कैरिंग वैल्यू बताएं जरा, कितनी कैरिंग वैल्यू आएगी 39690। 39690 मल्टीप्लाई करें रेट से, वो है 37%। क्या जवाब आएगा 14685। ओके, अब 2024 की हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। कैरिंग वैल्यू सी जी 39690, डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर की आई थी 14685, लेस किया, कितनी कैरिंग वैल्यू बनती है जरा बताएं 25005। अब इसके ऊपर रेट लगा दें आप 37%, क्या जवाब आएगा 9251। और फिर आ जाएगा हमारे पास 2025, ओपनिंग थी 25,005, लास्ट ईयर के डेप्रिसिएशन 9251 लेस की, तो क्या कैरिंग वैल्यू आएगी बताएं जरा 15753। इसका आप ले लें 37% कितना बनता है 528। तो इस तरह हम क्या कर रहे होते हैं ये डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो दिस इज द मेथड, दिस इज द वे टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग WDV। क्लियर है ये? आगे देखते हैं, आगे है मशीन और मेथड और यूनिट मेथड्स। ठीक है, ये वाला वो मेथड है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्यों? बिकॉज देखिए आप लोग जो है ना, आप लोग तैयारी करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की, आप लोग तैयारी करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की, लेकिन ये वो चीजें होती हैं अगर पेपर में आपको ये आ जाए, आप लोगों के काम पे जो है टांगना शुरू हो जाती हैं। आपका पास पेपर में एक सवाल है स्पुतनिक सी लिमिटेड, ये आपका बेंचमार्क क्वेश्चन है जो इस मेथड से कैलकुलेट हो रहा है, और उसमें रीवैल्यूएशन सरप्लस भी मौजूद है। कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से यू कैन से दैट एक बेंचमार्क क्वेश्चन है जिसमें हमारे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन जो है वो इन्वॉल्व है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, हमने सवाल करना है। अगर आपको स्पुतनिक सी लिमिटेड आपसे हो जाता है ना पहली अटेम्प्ट में,
और विदाउट एनी गलती और समझ और लॉजिक सारी समझ आई हैं, आपका इस एरिया में मार्क्स सिक्योर करना बड़ा ईजी होगा। अब हमारे पास थर्ड जो मेथड है वो मशीन और मेथड्स या यूनिट मेथड्स, या इसको हम क्या कहते हैं, यूजेज मेथड भी कहते हैं, या हम इसको एफिशिएंसी मेथड भी क्या कहते हैं, कह रहे होते हैं, या हम इसको प्रोडक्शन मेथड भी कह रहे होते हैं। ये इसके मल्टीपल नेम्स हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम इनको डेप्रिशिएट तो कर रहे हैं, इस मेथड में हम अपने एसेट्स को डेप्रिशिएट तो कर रहे हैं, बट कितना इस्तेमाल हुआ उसकी बेसिस के ऊपर, कितने यूनिट्स बने हैं उसकी बेसिस के ऊपर, कितने आवर्स चला है उसकी बेसिस के ऊपर, कितनी एफिशिएंसी हमारी क्रिएट हुई है उसकी बेसिस के ऊपर, कितने प्रोडक्ट्स बने हैं उसकी बेसिस के ऊपर। देखें ये वाला मेथड था हमारे पास, इसमें हम किसके ऊपर लेके जा रहे हैं, लाइफ के ऊपर। और लाइफ क्या थी, वो हमारी ईयर्स थी, 3 साल 4 साल 5 साल, उसके ऊपर हम कर रहे थे। स्ट्रेट लाइन मेथड लाइफ पे था, ईयर्स में थी, इसमें हम नहीं है। देखें मुझे एक बात बताएं, आप अगर डेप्रिशिएट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए, आप एक एसेट को खरीद के लेके आए हैं, आपने उसको 6 माह इस्तेमाल किया, 3 माह फैक्ट्री बंद हो गई है, क्या जिन 3 माह फैक्ट्री बंद रही है आप क्या उन 3 माह की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे? जरा मुझे बताएं। अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड पे या WDV चल रहे हैं, अगर आपकी फैक्ट्री बंद रही है तो जितना अरसा फैक्ट्री आपकी बंद रहेगी क्या उतने अरसे की आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे? द आंसर इज हम तो करेंगे। हम क्या है, हम वो डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज उस पर हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं किसके ऊपर, लाइफ के ऊपर। किसके ऊपर कर रहे हैं, लाइफ के ऊपर। इस्तेमाल हो या ना हो हमने क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है। लेकिन ये वो वाहिद मेथड है, लेकिन ये वो वाहिद मेथड है कि जिसमें हम जितना इस्तेमाल करेंगे, जितना यूज करेंगे उतना ही डेप्रिशिएट करेंगे। अगर इस्तेमाल नहीं हुआ कोई डेप्रिसिएशन नहीं, अगर इस्तेमाल हुआ तो डेप्रिसिएशन इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये हमारा जी मशीन और मेथड्स या यूनिट मेथड या एफिशिएंसी मेथड या प्रोडक्शन मेथड जो है वो खिला रहा होता है। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, वही आप निकालेंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट, वो क्या होगी, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आवर्स पे निकालना है तो कितने घंटे इस साल चला, डिवाइड करेंगे हम टोटल आवर्स पे, क्या करेंगे टोटल आवर्स पे, तो मेरे पास क्या होगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। यहाँ टोटल कितने यूनिट्स बनेंगे डिवाइड, और इस साल कितने बने हैं, इस फ्रैक्शन पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या होगी, डेप्रिसिएशन जो है वो आ रही होगी। ये सवाल देखते हैं और इस सवाल की बेसिस पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कि प्लांट बॉट ऑन 1 जनवरी 2021, प्लांट आपने कब खरीदा था, ये कब, जनवरी 2021 को, इतने का, 1 लाख रुपए का, विद एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 साल, कितने साल चलना है आपके पास, 5 साल। स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, 10,000, एंड द प्लांट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस 7500 यूनिट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। कितने यूनिट्स बनाएगा प्लांट, 7500 यूनिट्स जो है बना रहा होगा। The entity year ends on 31 दिसंबर, एंटिटी का ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर को। एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स हैज बीन 1500 यूनिट्स, 1800 यूनिट्स, 1200 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स एंड 1000 यूनिट्स फ्रॉम 2021, 22, 23, 24, 25। उसने हमें बता दिया कि भाई इतने यूनिट्स जो हैं हमारे हर साल बने हैं। रिक्वायरमेंट है यूजिंग यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, क्या यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड हमने इस्तेमाल करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, बताना है कितनी डेप्रिसिएशन होगी, क्या कैरिंग अमाउंट होगी और क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी, ये सारा हमने कैलकुलेट करना है। सवाल समझ आया? इसको एक दफा रीड करें, जल्दी से रीड करके मुझे बताएं सवाल समझ आया आप लोगों को। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला यही है, देखें जी क्या है, हम लेते हैं पहले 2021 के लिए। फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट है हमारे पास 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 10,000, मल्टीप्लाई करना है हमने इस साल कितने यूनिट्स बने हैं, वो बने हैं 1500। कितने बने हैं, 1500। टोटल कितने यूनिट्स बनने हैं, वो बनने हैं 7500। कितने बनने हैं, 7500। तो जरा बताएं क्या आएगी डेप्रिसिएशन, बताएं जी। फिर 2022 की भी 18,000 हमारे पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन। फिर 2022 की भी निकाल लेते हैं, यही मेरे पास आ जाएगी डेप्रिशिएबल अमाउंट। देखेंगे 2022 में हमने कितने यूनिट्स जो हैं बनाए हैं। 2022 में हमने बनाए हैं 1800 यूनिट्स। कितने बनाए हैं, 1800 यूनिट्स। कितने की डेप्रिसिएशन, 21,600। 2023 में चलते हैं, 1 लाख माइनस
10,000 मल्टीप्लाई बाय 7500 और कितने बने थे हमने 1200। जरा बताएं कितने होते हैं 14,400 फिर 2024 1,10,000। इस साल बने थे 2,000 यूनिट्स। टोटल लाइफ है 7500। कितनी आते हैं 24,000। और आखिरी है हमारे पास 1000 यूनिट्स बनी है। चलें जी 1,00,000 माइनस 10,000 बताएं जी कितने आएगा 12,000। तो सर ये डेप्रिसिएशन हमारी आ गई। देखिए अब ये हमें क्या बता रहा है, जितने साल जितने यूनिट्स बनेंगे ना उसी हिसाब से क्या किया जाएगा डेप्रिशिएट किया जाएगा। देखें यहाँ बने 1500 यूनिट्स, कितनी है डेप्रिसिएशन 18,000। यहाँ बने 1000 यूनिट्स, कितनी आई 12,000। यहाँ बने 2000, कितनी आई 24,000। तो जितना चलाओगे जितनी एफिशिएंसी इंक्रीज करोगे उतनी ही क्या होगी आपकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। अगर आपकी प्रोडक्शन जीरो हो, अगर आपकी प्रोडक्शन जीरो हो तो क्या डेप्रिसिएशन आएगी जरा बताएं। अगर आपने कोई भी यूनिट ना बनाया हो तो क्या डेप्रिसिएशन आपकी आएगी जरा बताएं मुझे। जीरो आएगी। तो रिमेंबर दिस इज द ओनली मेथड, दिस इज द ओनली मेथड जिसमें हमारी एक्विजिशन के बाद जो डेप्रिसिएशन है वो जीरो होती है। ये वाहिद मेथड है जिसमें हमारी डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी हो जाती है वो जीरो हो रही होती है। दिस इज द ओनली मेथड। देखें अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड है, हमारे पास क्राइटेरिया है डेप्रिसिएशन का, वो क्या है कि जब हमने एसेट को खरीद लिया उस दिन से लेके जिस दिन तक बेचेंगे नहीं हमने क्या करनी है, हमने डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज करनी है। ये हमारा क्राइटेरिया है, ये हमारा क्या है क्राइटेरिया। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, मशीन लेके आए हैं, मशीन बंद पड़ी है, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। WDV मेथड है, मशीन पड़ी हुई है, बंद पड़ी है, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। दिस इज द ओनली मेथड। क्या कहता है, मशीन लेके आएगा कोई मसला नहीं है, चलाओगे यूनिट्स बनेंगे प्रोडक्शन करोगे डेप्रिसिएशन होगी, अदरवाइज कोई डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होनी, अदरवाइज कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होनी। क्लियर है ये सवाल, क्लियर है, समझ आई। अगर आपको पेपर में MCQs आए कि नेम द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इन विच डेप्रिसिएशन कैन बी जीरो, तो क्या आंसर लिखेंगे, ये यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड या मशीन और मेथड या आउटपुट मेथड ये हम लिख रहे होंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जीरो नहीं होती, WDV में जीरो नहीं आ सकती, लेकिन इसमें जीरो आएगी क्योंकि जितने यूनिट्स बनाएंगे उतना डेप्रिशिएट करेंगे, जितने कम यूनिट्स बनाएंगे उतनी कम डेप्रिसिएशन आएगी। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल फिक्स डेप्रिसिएशन आ रही है, हर साल फिक्स डेप्रिसिएशन आ रही है। WDV में हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो कम होती जा रही है। एफिशिएंसी ज्यादा है, डेप्रिसिएशन ज्यादा है, डेप्रिसिएशन कम है, डेप्रिसिएशन कम है, कम कम करते करते लाइफ पूरी हो जाएगी, एसेट बेच देंगे। आखिरी साल भी जब हम एसेट बेच रहे होंगे ना कोई डेप्रिसिएशन हमारी आएगी तो बेचेंगे लाइफ पूरी करके। बट इसमें क्या है भाई, पहले साल आए हैं, टोटल कितने बनने हैं यूनिट्स 10,000, पहले साल ही मैंने बना दिया 5,000 यूनिट, आ जाएगी डेप्रिसिएशन। अगले साल मैंने बनाया सिर्फ 500 यूनिट्स, डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी। अगर उससे अगले साल मैंने बना दिया 2500 यूनिट्स तो फिर मेरी क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी। उस तरह से हमने प्लांट ही बंद कर दिया तो फिर कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी। तो रिमेंबर इस मेथड पे जितना चलाएंगे उतना ही क्या करेंगे, हम इसको लेके चल रहे होंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं है। मैं आपको रेफरेंस के तौर पे क्वेश्चन बता रहा हूं जो हम प्रैक्टिस इंशाल्लाह अगली वीक कर रहे होंगे, दैट इज स्पुतनिक सी लिमिटेड। कौन सा, स्पुतनिक सी लिमिटेड, उसमें ये कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं और उसके एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे, उसमें क्लियरली इसने मेंशन किया हुआ है कि यार बच्चे जो हैं वो इस कंसेप्ट को पिक ही नहीं कर पाए, वहां पे भी ऑर्स थे और इंजन की डेप्रिसिएशन थी तो वो ऑर्स बेसिस पे करनी थी, बच्चे नहीं कर पाए थे, तो ये चीज वहां पे अप्लाई होनी थी। और इसके चांसेस ज्यादा है बिकॉज अगर इस मेथड पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो इस पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, बिकॉज ये वो मेथड है जिसमें हमने अगर मशीन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की तो बिल्कुल भी डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, अगर की है तो फिर ही क्या की जाएगी, डेप्रिसिएशन जो है चार्ज की जा रही होगी। ये क्लियर है, इसमें कोई सवाल है किसी का बताए, अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास आखिरी मेथड, ये पेपर में अभी तक आया नहीं है, आ सकता है, दैट इज सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड। कि हम क्या कर रहे हैं, हम ईयर्स के डिजिट्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं। अब सम ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या होता है कि अगर एक एसेट है उसकी लाइफ 3 साल है,
इतनी है, 3 साल है। तो हम इसको 3 के फैक्टर्स को जमा करेंगे। अब 3 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 1 + 2 + 3, कितना जवाब आएगा, 6। ये 6 आएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, सम ऑफ डिजिट। हमने क्या करना है, इस मेथड पे से क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है। ये मेथड वहां पे हम अप्लाई कर रहे होते हैं जहां पे हमारे प्रोडक्ट्स की जो क्या कहते हैं बेनिफिट्स हैं वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे होते हैं, वहां पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का, कि हम लेंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा हमारा सम ऑफ डिजिट्स, मतलब जो सम होता है, और यहाँ पे आ जाएगा फैक्टर ऑफ करंट ईयर। फैक्टर ऑफ करंट ईयर का मतलब है कि अभी हम कितने साल तक इस एसेट को चला सकते हैं, इस पे हम इसे क्या कर रहे होते हैं, लेके चल रहे होते हैं। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। कहता है जी प्लांट आपने खरीदा है एक 1 जनवरी 2021 को, इतने का, 1 लाख रुपए का, विद एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। क्या लाइफ है, 5 ईयर्स। अब देखिए 5 साल इसकी लाइफ है, हमने 5 साल के फैक्टर्स को जमा करना है। अब वो कैसे करेंगे, अगर हम उसका सम ऑफ डिजिट्स निकालें 5 सालों का, तो वो हम क्या होगा, देखें 5 4 3 कितना आएगा, 15। ये सारे फैक्टर्स का सम है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या जाएगा 15। और अगर हमने निकालना फॉर्मूला से, तो ये मेरा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा फैक्टर्स निकालने पे। ये सम ऑफ फैक्टर्स आ गया, ये आ गया सम ऑफ फैक्टर्स। अब हमने देखना है रेलेवेंट फैक्टर। देखिए अगर हम ईयर 1 में स्टैंड करें ना, ईयर 1 में एक एसेट है मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। मैं एक मशीन लेके आया हूँ, वो मशीन 5 साल तक चलनी है, वो मशीन 5 साल तक चलनी है, तो अगर उसके 5 साल का सम करूंगा डिजिट्स का, वो कितना आएगा, 15 आएगा। ये निकाल लिया। अब हम इसको इसी मेथड पर अगर डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो 2021 की डेप्रिशिएशन कैसे आएगी, देखें 1 लाख माइनस 10,000, ये आ गया डेप्रिशिएबल अमाउंट। मल्टीप्लाई करेंगे एक फैक्टर से, डिनोमिनेटर में आएगा सम ऑफ डिजिट, न्यूमरेटर में आएगा करंट ईयर फैक्टर। करंट ईयर फैक्टर का मतलब है कि आज अगर हम स्टैंड कर रहे हैं, आज से लेके एंड तक कितने साल बाकी हैं। देखिए अगर ईयर 1 में है तो 5 साल बाकी हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इन शॉर्ट आप सम ऑफ डिजिट्स में काउंटिंग करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, 5 से लेके 1 तक, और जब आपने रेलेवेंट निकालना होता है तो 1 2 3 4 5 करते हैं। कि आपके पास 5 साल है, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1 होगा। तो 21 की हम निकालेंगे, इस तरह से डेप्रिसिएशन आ रही होगी। जब हम 2022 की डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो क्या आएगी, देखें 1 लाख माइनस 10,000 मल्टीप्लाई में करेंगे। देखिए सम ऑफ डिजिट सेम रहना है। हम खड़े हैं 2022 में, सेकंड ईयर में, यहाँ पे है। अभी हमारा एसेट कितने से चल सकता है, 1 2 3 4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4/15 से। फिर आते हैं 23 में, देखें जी 1 लाख माइनस 10,000। अब तीसरे में खड़े हैं तो 1 2 30, क्या हो जाएगा 3/15। फिर हम बात करते हैं 24 की, तो क्या होगा 1 लाख माइनस 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 2/15 की, और 25 में आ जाएगा जी हमारे पास 1 लाख माइनस 10,000, और ये आ जाएगा 1/15। अब जरा मुझे बताएं डेप्रिसिएशन क्या आएगी पहले साल की, 30,000। सेकेंड ईयर की कितनी आएगी, 24,000। थर्ड ईयर की कितनी आएगी, 18,000। फोर्थ ईयर कितनी आएगी, 12,000। और लास्ट ईयर कितनी आएगी, 6,000। ये है हमारा सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड, कि हम इसको लेके चल रहे होते हैं। तो ये वाला मेथड वो है जो लीस्ट एक्सपेक्टेड है। ये क्या है, हमारा लीस्ट एक्सपेक्टेड मेथड है। सबसे कम हमें यही मेथड जो है। चलो देखते हैं। कहता है जी एक मोटर व्हीकल है, ये आप लोग कॉपी पेस्ट करके जवाब देते हैं। एक मोटर व्हीकल इसकी कॉस्ट जो है 4 लाख है। इट हैज एन एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ ₹40,000। 5 साल के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी, 40,000। इफ द सम ऑफ डिजिट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज यूज्ड, अगर हम सम ऑफ डिजिट मेथड यूज कर रहे हैं, व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ ईयर 2। बताओ जी ईयर 2 के बाद कैरिंग अमाउंट क्या होगी, वो हमने बताना है। ठीक है, अभी देखें कैरिंग अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। कैरिंग अमाउंट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब हमें चाहिए ईयर 1 की डेप्रिसिएशन। अभी निकाल लेते हैं, 4 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू 40,000 मल्टीप्लाई बाय करेंगे सम ऑफ डिजिट्स, 15 है। करंट ईयर फैक्टर जो है वो हमारे पास आ जाएगा कितना,
बताएं क्या जवाब आता है? क्या जवाब आएगा? 1,20,000। फिर निकालते हैं हम ईयर 2 की। 4 लाख माइनस 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4/15। बताएं क्या बनता है? ये आ गई डेप्रिसिएशन 96,000 भी। अब इन दोनों को जमा करें, कितनी बनती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,16,000। अब देखते हैं कैसे क्या कैरिंग अमाउंट। कॉस्ट कितनी थी हमारे पास? 4 लाख। व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? 2,16,000। कैरिंग वैल्यू कितनी आएगी जरा बताएं? दिस इज द कैरिंग अमाउंट। ये चीज चाहिए थी, इसका जवाब जो है ये बनता है। आप लोग मुझे ये क्यों बता रहे हैं? बताएं जरा, बताएं। आई क्लियरली सेड सवाल को ध्यान से पढ़ना है, सवाल को प्रॉपर्ली रीड करना है। बताएं, समझ आया? सर सवाल को ध्यान से पढ़ना सीखें। सवाल क्या कह रहा है, सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल को ध्यान से पढ़ें, फिर आपने जवाब देना है। देखो आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने बस आधा बात पढ़ी है, जल्दी पढ़ी है। ईयर 2 के एंड पे मुझे क्या कर दिया आप लोगों ने? बता दिया डेप्रिसिएशन कितनी है। उसने कहां पे बताया है, कहां पे पूछा है कि ईयर 2 के एंड के ऊपर डेप्रिसिएशन दो? उसने कहीं पूछा है आपसे? उसने क्या कहा है कि ईयर 2 के एंड के ऊपर कैरिंग अमाउंट क्या है, और कैरिंग अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आप देखिए तो सही वो पूछ क्या रहा है। रीजंस ऑफ फेलियर में जो हमने डिस्कस की थी ओरिएंटेशन में, पहली रीजन क्या थी जो एग्जामिनर खुद बता रहा था? अनएबल टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। आप लोगों को पता ही नहीं है पूछ क्या रहा है, और आपके सामने लिखा हुआ है वो कैरिंग अमाउंट पूछ रहा है, और आप लोग मुझे क्या बता रहे हैं? यू गाइस आर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। ये चीज जो है आपको मरवाती है पेपर में। समझ लगी? ये गलतियां यहां पे करना अलाउ है। आपके पास 4 महीने हैं, इन 4 महीने में 4 लाख गलतियां कर दो, कोई मसला नहीं है, बट इन गलतियों से सीखना है। अगर आज ये मिस्टेक हो रही है, अगले सवाल में ये मिस्टेक नहीं करनी। इन गलतियों को ओवरकम करना है, ताकि जब आप आई कैप में बैठे हो 12 सितंबर को, तो 12 सितंबर को, सॉरी 10 सितंबर को आपकी ये गलती ना हो रही हो। हमने वहां पे अपना मार्जिन ऑफ एरर जो है वो मिनिमाइज करना है, वहां पे हमने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। जी जनाब, क्लियर है? अब देखें सवाल है डेप्रिसिएशन कब से कब तक चार्ज होनी है। डेप्रिसिएशन कब से कब तक चार्ज होनी है? देखिए जी, कहता है जी जो भी हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? जो डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करेंगे, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे? अपना एक्सपेंस शो करेंगे। क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना एक्सपेंस शो कर रहे होंगे। ठीक है, और हर साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। लेकिन यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब आप लोगों को समझ आता है? अंडर यूजेज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द डेप्रिसिएशन चार्ज कैन बी जीरो व्हाइल देयर इज नो प्रोडक्शन। यहां से लेके यहां तक ये लाइन समझ आती है? अब सवाल है डेप्रिसिएशन हमने कब से स्टार्ट करनी है? देखें, जब से अवेलेबल फॉर यूज है ना, जब से एसेट अवेलेबल फॉर यूज है, हम उस वक्त से क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मतलब जब हम उसको बिजनेस में ले आए हैं, अवेलेबल फॉर यूज है, तब से हमने क्या करनी है? डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन एंड कब करनी है? ये नहीं करते जा रहे हैं। देखें, जब हम एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर दें या डिस्पोज ऑफ कर दें, क्या कर दें? हम उसको बेच दें। जब तक उसकी लाइफ पूरी हो गई है, या जब तक हम उसको बेच नहीं देते, हमने उस देर तक क्या करनी है? डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड करनी है। ये सवाल पढ़ें, बताएं पहले वाले का क्या जवाब है। शाबाश। अब ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग होते हैं मेरे सामने, तो बताता आप लोगों को भाई पेपर वो याद है जो बचपन में एक वो थोड़ा सोटा पकड़ के पास करवाते थे, मैंने आपको उस तरह ही पेपर पास करवाना है। तो मुझे ध्यान से पढ़ के बताएं पहले वाले का क्या जवाब होगा। रिमेंबर, लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होता, बिकॉज लैंड की इनडेफिनेट लाइफ है। बंदा मर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लैंड खत्म नहीं होगा, तो लैंड डेप्रिशिएट नहीं करना। चलिए कहते हैं, देखिए आप ध्यान से, अब आपकी गलती देखते हैं। एक प्रॉपर्टी है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 5 मिलियन। इसमें से लैंड जो है वो 2 मिलियन का है, और बिल्डिंग जो है 3 मिलियन की है। द बिल्डिंग हैज लाइफ ऑफ 50 ईयर्स, व्हाट इज द एनुअल डेप्रिसिएशन? लेकिन लैंड डेप्रिशिएट नहीं हो सकता, क्या होगी? बिल्डिंग ही। अब बिल्डिंग है 3 मिलियन की, और लाइफ कितनी है? 50 साल है। 3 को डिवाइड किया 50 से, क्या जवाब आएगा? 60,000। तो 60,000 क्या होगी? इसकी डेप्रिसिएशन बन रही होगी। डन। इसको देखते हैं,
अब देखें, कहता है एन एंटिटी कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग फॉर इट्स ओन यूज, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए उसने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है। द बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटेड ऑन 1 जुलाई 2008, बिल्डिंग इस तारीख को क्या हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। एंड ऑक्यूपाइड ऑन 1 सितंबर, और लेकिन हमने कब्जा लिया 1 सितंबर 2008 में। द एंटिटी यूज द बिल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बड़े लंबा उसने इस्तेमाल की। बट देन ड्यू टू एक्सपेंशन इन इट्स बिजनेस, बट बिजनेस एक्सपैंड हो गया और फैसला किया 1 जुलाई 2015 को कि हम रेंट की जगह पे चले जाते हैं। और वो 1 अगस्त 2015 को रेंट पे चले गए और बिल्डिंग बिकी है 31 दिसंबर 2015 तक। हमने इस सवाल में बताना है कब से कब तक डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, बताएं जी, कब से कब तक चार्ज होगी। देखिए, बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज कब थी, 1 जुलाई, 1 जुलाई 08 से। डिस्पोज ऑफ कब हुई है, वो है 31 दिसंबर, हमने खाली कर दी है, बिकी नहीं है, तो कब तक चार्ज होगी, 31 दिसंबर 15 तक। इस डेट से लेके इस डेट तक हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। क्लियर है ये। उसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं, हमारा जो डेप्रिसिएशन है ना, ये डेप्रिसिएशन एक एस्टिमेट है। ये क्या है, एक एस्टिमेट है। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, जरा बताएंगे। अगर हम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में है ना, फिर तो डिपेंड करेगा, लेकिन अगर हम नॉर्मली लेके चल रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में, फिर डिपेंड नहीं करता। एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाजा। अब डेप्रिसिएशन जो है वो एक एस्टिमेट है। कैसे, देखिए, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हम क्या पढ़ के आए हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइड करना है हमने इसको यूजफुल लाइफ पे, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये आपके पास लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये है आपके पास डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला। आप देखिए, इस फॉर्मूला में तकरीबन हर चीज एस्टिमेट है। देखिए, लाइफ क्या है एसेट की, आपने अंदाजा लगाया। आप एक मशीन लेके आ रहे हैं, आप एस्टिमेट कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा रहे हैं, आपके पास ये मशीन 5 साल 6 साल 7 साल चल जाएगी, आपने अंदाजा लगाया। आप एक मशीन लेके आते हैं जापान से और आपको अंदाजा है कि 10 साल चल जाएगी, ये मशीन लगाते हैं 2 साल बाद खत्म हो जाती है। अब अंदाजा है ना, अंदाजा गलत साबित हो सकता है, एस्टिमेट है। स्क्रैप वैल्यू, आपने अंदाजा लगाया है कि 10 साल चलने के बाद इतने का बिक जाएगा, माइट भी ना बिके, माइट भी महंगा बिक जाए, माइट भी सस्ता बिक जाए, ये भी क्या है, अंदाजा है। डेप्रिसिएशन इटसेल्फ क्या है, अंदाजा है। देखिए, डेप्रिसिएशन क्या है, हमें जिस पैटर्न में एसेट्स के बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं ना, उसी पैटर्न में हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंस आउट करते हैं। हमें जिस पैटर्न में एसेट्स के बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, हम उसी पैटर्न में क्या करते हैं, इसको एक्सपेंस आउट कर रहे होते हैं। देखिए, अगर हमें एक फिक्स बेनिफिट मिल रहा है एसेट का, तो हम हर साल क्या कर रहे हैं, उसको फिक्स वे में डेप्रिशिएट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए। अगर हमें कोई ऐसा एसेट है जिसका बेनिफिट डिक्लाइन होगा, मतलब नई मशीन आई है, फुल एफिशिएंसी, पुरानी होगी कम 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 कम, तो हम क्या करेंगे, उसी पैटर्न में उसको क्या कर रहे हैं, डेप्रिशिएट कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, उसके अलावा जो सम मोटिवेशन मेथड ये हो गया। तो जिस पैटर्न में हमें बेनिफिट्स आ रहे होते हैं, हम उसी पैटर्न में क्या कर रहे हैं, डेप्रिशिएट कर रहे हैं। ये भी गलत साबित हो सकता है। हम एक मशीन लेके आते हैं, हमें नजर यार इसकी एफिशिएंसी गिर जाएगी, वो मशीन लेके आए, उसकी एफिशिएंसी रहती कांस्टेंट है, हर साल उतने ही बना रहे हैं यूनिट्स, उसकी एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं आई। हमें क्या करना पड़ेगा, मेथड चेंज करना पड़ेगा। फिर देखें, ये एक एस्टिमेट है, एस्टिमेट अंदाजा होता है। अंदाजा हमेशा आपकी प्रोफेशनल जजमेंट पे होता है। आप फैक्टर्स देखते हैं, एक फैक्टर देखा, 2 फैक्टर देखे, 3 फैक्टर देखे, कंसल्ट किया, मार्केट में देखा, भाई ये मशीन कैसे चल रही है, वो मशीन कैसे चल रही है, इसके पास कितना अर्सा चली है, ये मशीन की लाइफ कितनी है, आप एस्टिमेट लगाते हैं, आप अंदाजे लगाते हैं। वो अंदाजे सही भी साबित होते हैं, गलत भी साबित हो सकते हैं। लेकिन जब वो अंदाजे गलत साबित हो जाए, तो ये फ्रॉड नहीं होता, ये फ्रॉड नहीं होता। हम इसको जाके पढ़ेंगे डिटेल में IAS 8 में, बट अभी हम डिस्कस करें चेंजेस इन एस्टिमेट। ये चेंजेस इन एस्टिमेट इज नॉट अ फ्रॉड, ये फ्रॉड नहीं है। ये क्या है, हमने एक बेस्ट जजमेंट की थी, जजमेंट जो है वो हमारी क्या हो गई है, वो हमारी गलत साबित हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हम रिवाइज कर देंगे। क्या करेंगे, रिवाइज। अगर हमारी जजमेंट गलत साबित हो जाए तो हम क्या कर देंगे, हम उसको रिवाइज कर देंगे। अब रिवाइज करने का फॉर्मूला क्या होता है, असूल क्या है, वो हमने देखना है। हमने असूल देखना है। असूल क्या है कि जिस दिन हमारा एस्टिमेट चेंज होगा, मतलब हम देखेंगे डेट ऑफ चेंज, जिस दिन हमारा एस्टिमेट चेंज हो रहा है, जो डेट ऑफ चेंज है, हम क्या करेंगे, इस डेट के ऊपर जो कैरिंग वैल्यू होगी वो निकालेंगे। क्या करेंगे, इस डेट के ऊपर जो कैरिंग वैल्यू होगी वो निकाल लेंगे, ठीक है, और उसको फिर डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू एस्टिमेट से, तो हमारा काम चल जाएगा।
इस तरह हम क्या कर रहे होते हैं, चेंजेस इन एस्टीमेट को इनकॉर्पोरेट जो है वो कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, इस वे में हम इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए आपके सामने है, अब ध्यान से पढ़िएगा। कहते हैं जी आपने कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2001 टू 2004, 2001 से लेके 2004 तक आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। ओके, कहता है जी ऑन 1 जनवरी 2001 एयर लिमिटेड परचेज एन एसेट फॉर रुपीज 10,000। एयर लिमिटेड ने एक एसेट लिया 10,000 रुपए का विद नील रेजिडुअल वैल्यू, इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं, पता भाई 10 साल बिक रहा ही नहीं है, फेंकना ही पड़ेगा। एंड इज इंटेंडेड टू बी यूज फॉर 10 साल, और फैसला था कि 10 साल चल जाएगा। एंटिटी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड, एंटिटी क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो इस्तेमाल कर रही है। ऑन 1 जनवरी 2003, 2 सालों के बाद एयर लिमिटेड रिकंसीडर्ड द यूज ऑफ इट्स डेप्रिसिएशन मेथड। मतलब यार मेथड को रिकंसीडर करते हैं और उन्हें लगा पता कि स्ट्रेट लाइन मेथड अप्रोप्रिएट नहीं है। इस तरह के एसेट जो है वो किसके ऊपर होने चाहिए, WDV के ऊपर डेप्रिशिएट होने चाहिए। अब एस्टीमेट चेंज हो गया, इसे कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, निकाल लेते हैं। रिक्वायरमेंट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना। देखिए ओके, अब देखिए बात करते हैं 2001 की, जब हमने एसेट लिया था उसकी लाइफ कॉस्ट जो है 10 साल थी, कॉस्ट 10,000 थी, लाइफ 10 साल थी, डेप्रिसिएशन जो है वो 1000 रुपया आई, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड था, 2002 में भी हमारे पास कॉस्ट जो है, जो डेप्रिसिएशन है वो 1000 रुपया आई, ये 2 सालों के डेप्रिसिएशन में कोई गलती नहीं हुई। 2003 में हमने क्या कर दिया, अपना एस्टीमेट चेंज कर दिया। अब जिस दिन एस्टीमेट चेंज होता है उस दिन की हमें चाहिए कैरिंग वैल्यू। क्या चाहिए, कैरिंग वैल्यू। अब वो कैसे आएगी, देखिए ओरिजिनल हमारी कॉस्ट थी 10,000, हम अभी कितना इसको अभी तक डेप्रिशिएट कर चुके हैं क्यूमुलेटिवली 2,000, तो 10 में से 2,000 लेस करवाएंगे तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास कैरिंग वैल्यू की 8,000, ये है कैरिंग वैल्यू। अब जो चेंज आया है इस पे अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इस 8,000 का हम 25% लेंगे। बताएं जी क्या जवाब आता है, 2,000। अब इसकी जो आएगी चेंज होने के बाद डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी, 2,000। अब 2004 की भी हम निकालना चाहें, क्योंकि मेथड हमारा चेंज हो गया है, हमारे पास ओपनिंग कैरिंग वैल्यू 2000 थी, लास्ट ईयर के डेप्रिसिएशन हमने लेस करी 2000, ये मेरे पास आ गई 6000। इस 6000 का मैं लूंगा 25%, क्या जवाब आएगा, 1500 आ रहा होगा। अब देखिए एस्टीमेट चेंज होने के बाद, ये चेंज होने से पहले, ये चेंज होने के बाद, ये बाद में है और ये क्या है, पहले है। सिंपल, जिस दिन चेंज होगा उस दिन की क्या निकालो, कैरिंग वैल्यू निकालो और उसको फिर न्यू एस्टीमेट के ऊपर लेके चले जाओ। तो हम इसको इस वे में क्या कर रहे होते हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं, हमारा जो डेप्रिसिएशन है ना, ये डेप्रिसिएशन एक एस्टीमेट है। ये क्या है, एक एस्टीमेट है। एस्टीमेट का मतलब क्या होता है जरा बताएंगे। अगर हम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में है ना फिर तो डिपेंड करेगा, लेकिन अगर हम नॉर्मली लेके चल रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में फिर डिपेंड नहीं करता। एस्टीमेट का मतलब होता है अंदाजा। अब डेप्रिसिएशन जो है वो एक एस्टीमेट है। कैसे, देखिए डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हम क्या पढ़ के आए हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइड करना है हमने इसको यूजफुल लाइफ पे, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये आपके पास लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये है आपके पास डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला। आप देखिए इस फॉर्मूला में तकरीबन हर चीज एस्टीमेट है। देखिए लाइफ क्या है एसेट की, आपने अंदाजा लगाया, आप एक मशीन लेके आ रहे हैं, आप एस्टीमेट कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा रहे हैं, आपके पास ये मशीन 5 साल 6 साल 7 साल चल जाएगी, आपने अंदाजा लगाया। आप एक मशीन लेके आते हैं जापान से और आपको अंदाजा है कि 10 साल चल जाएगी, ये मशीन लगाते हैं 2 साल खत्म हो जाती है। अब अंदाजा है ना, अंदाजा गलत साबित हो सकता है, एस्टीमेट है। स्क्रैप वैल्यू, आपने अंदाजा लगाया है कि 10 साल चलने के बाद इतने का बिक जाएगा, माइट भी ना बिके, माइट भी महंगा बिक जाए, माइट भी सस्ता बिक जाए, ये भी क्या है, अंदाजा है। डेप्रिसिएशन इटसेल्फ क्या है, अंदाजा है। देखिए डेप्रिसिएशन क्या है, हमें जिस पैटर्न में एसेट्स के बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं ना, उसी पैटर्न में हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंस आउट करते हैं। हमें जिस पैटर्न में एसेट्स के बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, हम उसी पैटर्न में क्या करते हैं, इसको एक्सपेंस आउट कर रहे होते हैं। देखिए अगर हमें एक फिक्स बेनिफिट मिल रहा है एसेट का, तो हम हर साल क्या कर रहे हैं, उसको फिक्स वे में डेप्रिशिएट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए। अगर हमें कोई ऐसा एसेट है जिसका बेनिफिट डिक्लाइन होगा, मतलब नई मशीन आई है फुल एफिशिएंसी, पुरानी होगी कम 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 कम, तो हम क्या करेंगे, उसी पैटर्न में उसको क्या कर रहे हैं, डेप्रिशिएट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। उसके अलावा जो सम मोटिवेशन मेथड ये हो गया। तो जिस पैटर्न में हमें बेनिफिट्स आ रहे होते हैं, हम उसी पैटर्न में क्या कर रहे हैं, डेप्रिशिएट कर रहे हैं। ये भी गलत साबित हो सकता है।
हम एक मशीन लेके आते हैं, हमें लगता है यार इसकी एफिशिएंसी गिर जाएगी, वो मशीन लेके आए उसकी एफिशिएंसी रहती कांस्टेंट है, हर साल उतने ही बना रहे हैं यूनिट्स, उसकी एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं आई। हमें क्या करना पड़ेगा, मेथड चेंज करना पड़ेगा। फिर देखें, ये एक एस्टिमेट है, एस्टिमेट अंदाजा होता है, अंदाजा हमेशा आपकी प्रोफेशनल जजमेंट पे होता है। आप फैक्टर्स देखते हैं, एक फैक्टर देखा, दो फैक्टर देखे, तीन फैक्टर देखे, कंसल्ट किया, मार्केट में देखा भाई ये मशीन कैसे चल रही है, वो मशीन कैसे चल रही है, इसके पास कितना अर्सा चली है, ये मशीन की लाइफ कितनी है, आप एस्टिमेट लगाते हैं, आप अंदाजे लगाते हैं। वो अंदाजे सही भी साबित होते हैं, गलत भी साबित हो सकते हैं। लेकिन जब वो अंदाजे गलत साबित हो जाए तो ये फ्रॉड नहीं होता, ये फ्रॉड नहीं होता। हम इसको जाके पढ़ेंगे डिटेल में IAS 8 में, बट अभी हम डिस्कस करें चेंजेस इन एस्टिमेट। ये चेंजेस इन एस्टिमेट इज नॉट अ फ्रॉड, ये फ्रॉड नहीं है। ये क्या है, हमने एक बेस्ट जजमेंट की थी, जजमेंट जो है वो हमारी क्या हो गई है, वो हमारी गलत साबित हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हम रिवाइज कर देंगे। क्या करेंगे, रिवाइज। अगर हमारी जजमेंट गलत साबित हो जाए तो हम क्या कर देंगे, हम उसको रिवाइज कर देंगे। अब रिवाइज करने का फॉर्मूला क्या होता है, असूल क्या है, वो हमने देखना है। हमने असूल देखना है। असूल क्या है कि जिस दिन हमारा एस्टिमेट चेंज होगा, मतलब हम देखेंगे डेट ऑफ चेंज, जिस दिन हमारा एस्टिमेट चेंज हो रहा है, जो डेट ऑफ चेंज है, हम क्या करेंगे, इस डेट के ऊपर जो कैरिंग वैल्यू होगी वो निकालेंगे। क्या करेंगे, इस डेट के ऊपर जो कैरिंग वैल्यू होगी वो निकाल लेंगे, ठीक है, और उसको फिर डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू एस्टिमेट से, तो हमारा काम चल जाएगा। इस तरह हम क्या कर रहे होते हैं, चेंजेस इन एस्टिमेट को इनकॉर्पोरेट जो है वो कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, इस वे में हम इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए आपके सामने है, अब ध्यान से पढ़िएगा। कहते हैं जी आपने कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2001 टू 2004, 2001 से लेके 2004 तक आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। ओके, कहता है जी ऑन 1 जनवरी 2001 एयर लिमिटेड परचेज एन एसेट फॉर रुपीज 10,000। एयर लिमिटेड ने एक एसेट लिया 10,000 रुपए का विद नील रेजिडुअल वैल्यू, इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं, पता भाई 10 साल बिक रहा ही नहीं है, फेंकना ही पड़ेगा, एंड इज इंटेंडेड टू बी यूज फॉर 10 साल, और फैसला था कि 10 साल चल जाएगा। एंटिटी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड, एंटिटी क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो इस्तेमाल कर रही है। ऑन 1 जनवरी 2003, 2 सालों के बाद एयर लिमिटेड रिकंसीडर्ड द यूज ऑफ इट्स डेप्रिसिएशन मेथड, मतलब यार मेथड को रिकंसीडर करते हैं और उन्हें लगा पता कि स्ट्रेट लाइन मेथड अप्रोप्रिएट नहीं है। इस तरह के एसेट जो है वो किसके ऊपर होने चाहिए, WDV के ऊपर डेप्रिशिएट होने चाहिए। अब एस्टिमेट चेंज हो गया, इसे कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, निकाल लेते हैं। रिक्वायरमेंट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना। देखिए ओके, अब देखिए बात करते हैं 2001 की, जब हमने एसेट लिया था उसकी लाइफ कॉस्ट जो है 10 साल थी, कॉस्ट 10,000 थी, लाइफ 10 साल थी, डेप्रिसिएशन जो है वो 1000 रुपये आई, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड था, 2002 में भी हमारे पास कॉस्ट जो है, जो डेप्रिसिएशन है वो 1000 रुपये आई, ये 2 सालों के डेप्रिसिएशन में कोई गलती नहीं हुई। 2003 में हमने क्या कर दिया, अपना एस्टिमेट चेंज कर दिया। अब जिस दिन एस्टिमेट चेंज होता है उस दिन की हमें चाहिए कैरिंग वैल्यू। क्या चाहिए, कैरिंग वैल्यू। अब वो कैसे आएगी, देखें ओरिजिनल हमारी कॉस्ट थी 10,000, हम अभी कितना इसको अभी तक डेप्रिशिएट कर चुके हैं क्यूमुलेटिवली 2,000, तो 10 में से 2,000 लेस करवाएंगे तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास कैरिंग वैल्यू की 8,000, ये है कैरिंग वैल्यू। अब जो चेंज आया है इस पे अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इस 8,000 का हम 25% लेंगे। बताएं जी क्या जवाब आता है, 2,000। अब इसकी जो आएगी चेंज होने के बाद डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी, 2,000। अब 2004 की भी हम निकालना चाहें, क्योंकि मेथड हमारा चेंज हो गया है, हमारे पास ओपनिंग कैरिंग वैल्यू 2000 थी, लास्ट ईयर के डेप्रिसिएशन हमने लेस करी 2000, ये मेरे पास आ गई 6000। इस 6000 का मैं लूंगा 25%, क्या जवाब आएगा, 1500 आ रहा होगा। अब देखिए एस्टिमेट चेंज होने के बाद, ये चेंज होने से पहले, ये चेंज होने के बाद, ये बाद में है और ये क्या है, पहले है। सिंपल, जिस दिन चेंज होगा उस दिन की क्या निकालो, कैरिंग वैल्यू निकालो और उसको फिर न्यू एस्टिमेट के ऊपर लेके चले जाओ। तो हम इसको इस वे में क्या कर रहे होते हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। क्लियर है, देखें जी, तो ये एस्टिमेट्स, इन सबको हमने क्या करना है, रिव्यू करना होता है। क्या करना होता है, रिव्यू करना होता है। यूजफुल लाइफ हो गई, रेजिडुअल वैल्यू हो गई, स्क्रैप वैल्यू हो गई, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया, इन सबको हम क्या करते हैं, ईयर एंड के ऊपर रिव्यू करते हैं। ईयर एंड पे रिव्यू करते हैं, अगर वो चेंज हो रही हो तो हमें क्या निकालनी है, उस दिन की कैरिंग वैल्यू निकालनी है। तो इस कैरिंग वैल्यू को हम क्या करेंगे, न्यू एस्टिमेट के मुताबिक लेके चलेंगे, तो मेरे पास क्या होगा, हिसाब जो है बराबर हो जाएगा। जैसे एक और सवाल देखते हैं, देखें जी, ऑन 1 जनवरी 2001 वाटर लिमिटेड परचेज एन एसेट फॉर रुपीज 12,000। क्या किया है, उसने एक एसेट जो है वो परचेज किया है 12,000 का विद एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 2,000। देखें जनवरी, ध्यान से पढ़ें,
2001 में उसने एक एसेट लिया है कितने का, 12,000 का, और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, उसकी स्क्रैप वैल्यू उसने गिवन की है हमें कितनी, 2000। ओके, ये उसने हमें क्या किया है, गिवन किया है। एंड इज इंटेंडेड टू बी यूज फॉर 10 ईयर्स, और कितने साल इस्तेमाल होगा ये, 10 साल इस्तेमाल होगा। एंटिटी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड, और एंटिटी क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल कर रही है। जरा बताएं, हाँ स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक इसकी कितनी बनेगी डेप्रिसिएशन, जरा बताएं। What would be the depreciation under straight line method? 1000 आ जाएगी जिसकी डेप्रिसिएशन। 2001 की भी कितनी बनेगी, 2002 के डेप्रिसिएशन भी कितनी बनेगी, 1000 बनेगी। ये क्लियर है। कहता इन 2003 वाटर लिमिटेड रिव्यूड द यूजफुल लाइफ, उन्होंने लाइफ को रिव्यू किया और स्क्रैप वैल्यू को रिव्यू किया। अब उनको लगा पता कि भाई इसकी लाइफ तो सिर्फ कितनी है, 5 साल है। क्या लगा पता, लाइफ कितनी है, 5 साल है। देखें एसेट लेके आए हैं, अंदाजा लगाया 10 साल चल जाएगा, 2 साल के बाद लगाया पता कि अब तो सिर्फ इसके पास 5 साल बचे हैं। तो ये एस्टिमेट चेंज हो गया, रिवाइज हो गया ना, और साथ स्क्रैप वैल्यू भी रिवाइज हो गई है, वो कितनी हो गई है, 3000 हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको इनकॉर्पोरेट करना है। तो एस्टिमेट चेंज होने से पहले की डेप्रिसिएशन तो हमने निकाल ली है, ये आती है। अब जिस दिन एस्टिमेट चेंज हो रहा है वो 2003 है, तो 2003 की निकाल लो पहले कैरिंग वैल्यू, निकाल सकते हैं। 12,000 हमारे पास एसेट की कॉस्ट थी, 2 साल डेप्रिशिएट हुआ है, 1000 पहले साल, 1000 दूसरे साल, तो हमारे पास कितनी आएगी कैरिंग वैल्यू, 10,000। इसका मतलब 2003 में जब हम रिव्यू कर रहे थे तो हमारे पास कैरिंग वैल्यू कितनी मौजूद थी, हमारे पास कैरिंग वैल्यू 10,000 थी। एग्री करते हो इससे, समझ आती है इस चीज की। इस स्लाइड क्लियर, समझ आती है ना। अब हमने नए एस्टिमेट लगाना है। नया एस्टिमेट क्या कह रहा है 2003 में कि लाइफ कितनी है, 5 साल, किस पे डिवाइड कर दो, 5 पे, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 3000 है। तो जरा बताएं क्या जवाब आएगा, क्या बनती है डेप्रिसिएशन, बताएं। 1400, ये है जी एस्टिमेट चेंज होने के बाद की डेप्रिसिएशन। और 2004 की भी चूंकि मेथड हमारा स्ट्रेट लाइन ही है, वो भी क्या रहेगी, 1400 ही रहेगी। तो बाद में ये है और पहले ये है। अब समझ आइए, एस्टिमेट चेंज हो जाए, मेथड चेंज हो जाए, लाइफ चेंज हो जाए, पॉलिसी चेंज हो जाए, कैसे लेके चलना है। जी जनाब, समझ आया। अच्छा जी, हमारा डेप्रिसिएशन हम कर रहे थे और डेप्रिसिएशन की हमने हर चीज़ जो है वो डिस्कस आउट कर ली थी कि क्या होती है क्या नहीं होती। हमने डिटेल में डिस्कस किया मेथड्स और कैसे मेथड्स हैं, हमने मेथड्स के बारे में तफसीलन जो है वो चीज़ें डिस्कस की हैं। उसके अलावा फिर हमने देखा कि अगर हमारे मेथड में चेंज आ जाए, चेंजेस को हमने किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है वो हमने देखा, वो हमने कैलकुलेट किया कि अगर चेंजेस हमारे मेथड्स में आ रही हैं तो हम उन्हें किस तरह लेके चलेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, वो भी हमने क्या किया यहाँ पर डिस्कस तफसील में किया। अब आगे देखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, कि हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है। मतलब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो बेसिकली हमने देखनी है कि हम जर्नल एंट्रीज जो हैं वो क्या पास करेंगे और कहाँ पे इसको लेके जाएंगे और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे जाएगा, वो सारा कुछ जो है वो हमने करना है, यहाँ पर डिस्कस करना है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, देखें डेप्रिसिएशन जो है ना हमारी, बेसिकली डेप्रिसिएशन जो है ये हमारा बिजनेस में एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस का मतलब क्या है कि हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना होता है, चार्ज करना होता है। बिकॉज यू कैन से दैट कि हम हर महीने साल देख रहे हैं इतना हमारा एसेट जो है वो इस्तेमाल हो गया है। अब जो हमारा एसेट इस्तेमाल हो गया है, जो यूज़ हो गया है, हमने क्या करना है, हमने बस उसको देखना कि इतना यूज़ हो गया, एक्सपेंस आउट करना है। तो हम हर ईयर एंड पे क्या करेंगे, असूल क्या है, हमने ईयर एंड के ऊपर अपनी एंट्री जो है वो पास करनी होती है। हमने ईयर एंड के ऊपर अपनी एंट्री पास करनी होती है और वो एंट्री होती क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम डेबिट करते हैं। मतलब फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन, ये जो होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये है हमारा फॉर द ईयर, ये जो हमने साल का निकाला है। फॉर द ईयर एक्सपेंस हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम क्या कर रहे होते हैं, क्रेडिट कर रहे होते हैं। और ये हमारा अकाउंट जो है कहाँ पे शो हो रहा होता है, बैलेंस शीट पे शो हो रहा होता है, जहाँ पे हम इसको नेट एसेट के साथ लिख रहे होते हैं। तो हमारी एंट्री ये पास हो रही होती है। अगर हम साथ टी अकाउंट्स की बात करें तो हमारे पास कुछ करंट एसेट्स के अकाउंट इस तरह से बनते हैं, ये हमारे पास डेट आ जाएगी, ये मेरे पास पर्टिकुलर्स होंगे, ये रुपीस आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस होगा, जो हमने न्यू एसेट्स वगैरह खरीदे हैं, एडिशन की है वो बीच में आ जाएगी, जो डिस्पोजल किया है वो हम लेस करवा देंगे। तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस जो होगा एसेट्स का वो आ रहा होगा। सिमिलरली मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ओपनिंग बैलेंस होगा डेप्रिसिएशन का, जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे लेके जाएंगे
और मेरे पास क्या होगा, मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अब एक ही रहेगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स का, और इसको अगर हम लेस करें ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, मतलब मेरे पास अगर एसेट्स गिवन है, एसेट्स का मैंने लेना है ओपनिंग बैलेंस, और इसमें से जो मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसका मैंने लेना है ओपनिंग बैलेंस। अगर मैं ओपनिंग एसेट्स की वैल्यू में से ओपनिंग बैलेंस लेस कराऊं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, तो मेरे पास जो जवाब आएगा ये मेरी कहलाएगी ओपनिंग कैरिंग वैल्यू, एंड यू कैन से दैट ये मेरी कहलाएगी ओपनिंग बुक वैल्यू, या मेरी ये कहलाएगी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कहला रही होगी। सिमिलरली अगर हम बात करें क्लोजिंग की, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्लोजिंग जो एसेट्स की वैल्यू होगी हम वो लेंगे, यदि क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास ये आया है, फिर हम लेंगे क्लोजिंग जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी हम उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी है या जो मेरे पास क्लोजिंग बुक वैल्यू है वो आ रही होगी। तो इस तरह हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी बुक वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और तीसरा हम अकाउंट बनाएंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। देखिए अभी हमने एंट्री पास की थी, देखें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब ये हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और बैलेंस करने के लिए हम इसको कहाँ चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर रहे होंगे। तो जो भी एक्सपेंस होगा वो किसका पार्ट बनेगा, वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट जो है वो बन रहा होगा। तो बेसिकली ये अकाउंट जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, लेकर चल रहे होते हैं। फिर हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट इज कि हमने इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, और ये प्रेजेंटेशन मतलब क्या है कि हमने एक्सट्रैक्ट्स कैसे बनाने हैं, वो ये चीज़ हमें बता रही है एक्सट्रैक्ट्स। अब एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो ये प्रेजेंटेशन है, और प्रेजेंटेशन जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ये प्रेजेंटेशन जो है दिस प्रेजेंटेशन इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। नाउ व्हाट डज इट मीन्स, देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब है कि हमने सिर्फ बताना है कि इसमें क्या चीज़ आएगी। तो जो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन होगा ये हमारा एक्सपेंस होता है, ये हमेशा कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शो कर रहे होंगे। और जो मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है इसके हमने क्या करने होते हैं, एक्सट्रैक्ट्स बनाने होते हैं। अब इसमें जरा एक्सट्रैक्ट्स देखिए क्या कुछ आएगा। इसमें सबसे पहले हम लेंगे नॉन करेंट एसेट। अब ये है कॉस्ट, ये क्या है हमारे पास एसेट की कॉस्ट, हम वो देखेंगे कि ये मेरे पास कॉस्ट है। फिर जो मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी वो मैं क्या करूंगा, इसमें से लेस करवाऊंगा, तो ये मेरे पास क्या आ रही होगी, मेरे पास ये कैरिंग वैल्यू आ रही होगी। ये मेरे पास क्या आ रही होगी, ये मेरे पास कैरिंग वैल्यू जो है वो आ रही होगी। तो ये मेरे क्या होते हैं, दीज आर माई SOFP एक्सट्रैक्ट्स, और ये मेरे क्या होते हैं, ये मेरे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। ये दो एक्सट्रैक्ट्स जो हैं ये मेरे सिलेबस का पार्ट है, ये मैंने यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करना सीखने हैं, बनाना सीखने हैं। कहते हैं जी एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट ₹40,000, एक आइटम है उसकी कॉस्ट कितनी है, हमारे पास 40,000 है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर वन के शुरू में। इट हैज़ एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, उसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है वो 5 साल है। ओके, द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज इज 8,000, और हर साल की जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी बनती है, 8,000 बनती है। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर रेलेवेंट लेजर अकाउंट, क्या करने हैं आपने, रेलेवेंट लेजर अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं फॉर ईयर वन के लिए और ईयर 2 के लिए, एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईच पीरियड। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स जो है वो भी क्या करने हैं आपने बताने हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन। अब देखिए सिर्फ फॉर्मेट्स में हमने वैल्यू प्लेस करनी है। अब ईयर 1 और ईयर 2 है, पहले हम बात करेंगे ईयर 1 की और कॉस्ट की। अब देखिए 1 जनवरी ईयर 1 आएगा, हमारे पास ब्रॉड टर्म बैलेंस जो है दैट इज 40,000, हम यहाँ पे लिख देंगे 40,000 बैलेंस है। देयर इज नो एडिशन, नो डिलीशन, नो डिस्पोजल, नथिंग लाइक दैट। ये हमारे पास आ जाएगा कैरिड ऑन बैलेंस, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कैरिड ऑन बैलेंस, और दैट इज 31 12 को ये कितना आएगा 40,000। दिस इज ईयर 1, और ये आ जाएगा हमारा ईयर 2 1/2, ये आ जाएगा जी हमारे पास ब्रॉड डाउन दैट इज 40,000, और ये आ जाएगा मेरे पास 31/12 को कैरिड ऑन दैट इज 40,000। ये हमारे पास आ गया नॉन करेंट एसेट्स का। अब बात करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। अब ईयर 1 के ऊपर उसने हमें नहीं बताया, तो मेरे ख्याल से देखिए उसने हमें नहीं बताया कि बिगिनिंग के ऊपर क्या है, बिकॉज उसने हमें ओपनिंग कॉस्ट तो बताई है, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो नहीं बताई। तो मेरे ख्याल से हम यही एज्यूम करते हैं कि ईयर 1 में देयर इज नो ब्रॉड डाउन बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन, हम इसको लिख दें। हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर उसने हमें गिवन किया है 8,000 है, हम यहाँ पे लिख लेंगे।
और मेरे पास आ जाएगा 31/12 को, दैट इज कैरिड ऑन बैलेंस, और वो कितना होगा मेरे पास 8000 होगा। ये मेरे पास आ गया जी ईयर 1 का बैलेंस, ये आ गया ईयर 1 का बैलेंस। उसके बाद हम करेंगे, थोड़ा गला मेरा खराब है, सॉरी आपको डिस्टर्ब होना पड़ रहा है। ईयर 2 में 1 जनवरी ईयर 2 हमारा ब्रॉड बैलेंस कितना आया 8000। फिर हमारा एक्सपेंस फॉर द ईयर जो है डेप्रिसिएशन वो कितना बना 8000 बना, और हमारे पास कैरिड ऑन आ गया 31/12 को, ये कितना बना 8 और 8 16,000। तो ये मेरे पास बैलेंस बन गया। तो 2 साल के अकाउंट हमारे इस तरह से बन रहे होते हैं। ये क्लियर है आप लोगों को? अब हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनाना है। अब ईयर 1 की बात करूं, ईयर 1 पे 31 दिसंबर ईयर 1 में हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आई थी वो 8000 आई थी, और इसी को हमने इसी डेट पे किस पे चार्ज कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया, अकाउंट खत्म हो गया। अब ईयर 2 में भी हम देखें तो हमारे पास कितनी आई थी, दैट वाज 8000, और यही क्या चार्ज होगी हमारी 31/12 को चार्ज हो गई, और ये भी हमारा यहाँ पे अकाउंट खत्म हो गया। तो बेसिकली हम इसको इस तरह से कर रहे होते हैं। अब हमने बनाने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेक्ट्स, तो ईयर 1 हो जाए और ईयर 2 हो जाए। डेप्रिसिएशन हर साल 8000 ही जानी है, 8000 ही हम लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 8 ही यहाँ पे जाएगी और 8 ही हमारी यहाँ पे जा रही होगी। ये हमारी डेप्रिसिएशन जो है वो आ रही होती है। अगर मैं बात करूँ बैलेंस शीट की ईयर 1 के एक्सपेक्ट्स की, तो कॉस्ट है मेरे पास 40,000। ईयर 1 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे पास कितनी थी 8000 आई थी, मेरे पास WD पे कितनी बनेगी 32,000 बन रही होगी। ईयर 2 की बात करूँ तो मेरे पास कॉस्ट जो है 40,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है मेरे पास 16,000 बनती है, ये मेरे पास कितनी बनेगी 24,000 बन रही होगी। तो इस तरह से हम ये एक्सपेक्ट्स और सारा कुछ जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। समझ आया? अगर समझ आया तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों से वो सॉल्व करवाता हूँ। जी जनाब बताएं, समझ आया? जब इसको सॉल्व करें, देखिए 2 रिक्वायरमेंट है। पहले ही है कि राइट अप फॉर 2012 एंड 2013, 2 सालों के लिए हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, ये 3 अकाउंट हमने बनाने हैं। पहली रिक्वायरमेंट। सेकंड है शो हाउ द मशीन वुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2012, मतलब SOFP के एक्सपेक्ट्स हमने बनाने हैं इसके, और 2013 के एक्सपेक्ट्स जो है वो हमने इसके बनाने हैं। तो सॉल्व करते हैं। इधर ही मैचुरन बोर्ड मशीन फॉर ₹10,000 ऑन 1 जनवरी 2012, ये उसने 10,000 की मशीन ली है। ही एस्टिमेट यूजफुल लाइफ ऑफ 8 साल, लाइफ कितनी है 8 साल, विद अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 800, और स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी 800। डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, हम डेप्रिसिएशन जो है उस स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। तो निकाल देते हैं डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 800, डिवाइड करते हैं आप इसको लाइफ के ऊपर, क्या डेप्रिसिएशन आएगी 1150 डेप्रिसिएशन है। ओके, अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। पहले हम करते हैं 2022 के लिए, 1 जनवरी 2012 उसने मशीन परचेज की है, तो यहाँ पे जिस परचेज की है तो बैंक आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, डिस्पोजल वगैरह कुछ नहीं है, यही आ जाएगा जी मेरे पास 31 दिसंबर 2012 को, और ये मेरा बनेगा क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा 10,000। ये मेरी बारी आती है ईयर 1 की, मतलब 2012 की। फिर हम बात करेंगे ईयर 2 की, डेट विल बी फ्रॉम फर्स्ट 13 कैरिड ऑन है, ये आ जाएगा ब्रॉट डाउन, ये आ जाएगा 10,000। अब ये आ जाएगा हमारे पास कैरिड ऑन, सॉरी 31 दिसंबर 12, और यही हमारे पास कैरिड ऑन बन जाएगा, और वो कितना बनेगा 10,000 बन रहा होगा। तो ये सेकेंड ईयर 2013 की भी हमने ये रिकॉर्ड कर ली। अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की, भी हमने निकाला है कि इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है जो फॉर द ईयर बन रहा है वो 1150 बनता है। अभी लिख लेते हैं। देखिए जी 1 जनवरी 12 को इसका कोई किसी किस्म का ड्रॉडाउन बैलेंस नहीं है। 31 दिसंबर 12 को हमने रिकॉर्ड किया, तो मेरे पास आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, इतना आया 1150, और यही मेरे पास क्या हो जाएगा क्लोजिंग बन जाएगा 31/12 को। बैलेंस कैरिड ऑन मेरे पास आ गया 1150, तो डैट इज अबाउट द ईयर 1। अब हम देखते हैं 1 जनवरी 13 को ये आया बैलेंस ब्रॉट डाउन 1150। डेप्रिसिएशन इस साल की भी हमने रिकॉर्ड की 1150, इसे क्लोज कर देंगे 31/12 को, ये कितना बन जाएगा 1 2 2300 बनेगा, 2300 बनेगा ना, तो 2300 जो है वो मेरा क्या आ जाएगा
क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो ये मेरा नॉन करंट एसेट्स का अकाउंट और मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है वो इस तरह पे हो रहा होता है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात करें तो 2012 का जो एक्सपेंस था हमारा, जब भी हमने निकाला था, दैट वाज 1150 और यही जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1150। फिर हम बात करेंगे 2013 की, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा था 1150, यही जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1150। तो ये जो रिक्वायरमेंट हो गई। अगर हम एक्सपेक्ट्स की बात करें 2012 के और 2013 के, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो हर साल 1150 ही आ रहा है, यहाँ पे भी 1150 ही आएगा और यहाँ पे भी 1150 ही आएगा। बट यहाँ पे हम 12 लिखें, यहाँ पे हम 13 लिखें। तो कॉस्ट मेरे पास 10,000 थी, पहले साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनी थी 1150 और दूसरे साल की बनी थी मेरे पास 2300। तो ज़रा सॉल्व करें, क्या आता है 7700 और इसका आएगा 8850। तो ये सवाल था और इसको हमने इस तरह से सॉल्व करना था। देखिए जो नॉन करंट एसेट में कॉस्ट है, हम कॉस्ट मेथड पे चल रहे हैं, हमने डेप्रिसिएशन को अलग लेके चलना है और कॉस्ट को अलग लेके चलना है। अगर ये WDV मेथड होता, तो फिर हम इसको एक साथ ही कर रहे होते, लेकिन क्योंकि उसने हमें क्लियरली बता दिया है कि कॉस्ट अलग लेके चलनी है, तो कॉस्ट हम अलग ही लेके चलेंगे और हम उसको डेप्रिसिएशन जो है वो हम अलग लेके चलेंगे, बिकॉज ये क्लियरली टोल्ड अस कि हमने इसे क्या करना है, सेपरेटली मेंटेन करना है। देखें जी, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ व्हील अकाउंट। हमने क्या करना है, हमने एक व्हील अकाउंट जो है वो बनाना है, व्हीकल अकाउंट सॉरी, एक हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और द ईयर 2010 से लेके 2013 तक। डयाना प्रिपेयर्स अकाउंट्स टू 31 दिसंबर ईच ईयर, और वो पूरा साल के अकाउंट बनाती है 31 दिसंबर को। अब भाई डयाना लीजेस आउट जर्मन स्पोर्ट कार। तो क्या सा कारोबार क्या है, वो जर्मन स्पोर्ट्स कार जो है उनको लीज पे देती है। शी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2010, तो उसने 1 जनवरी 2010 को बिजनेस शुरू किया एंड डिसाइडेड टू डिप्रिशिएट द कार्स ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। और इसके ऊपर फैसला किया कि स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर एट 25% पर एनम पे वो क्या करेगी, डेप्रिशिएट करेगी ऑन कॉस्ट एट द ईयर एंड, साल के एंड पे। ड्यूरिंग द ईयर 2010 से लेके 2013 तक फॉलोइंग परचेजेस टुक प्लेस, ये हमने कुछ परचेजेस जो है वो की है। पहले आएगी बात 10 की, 20 पोर्शन ली है उसने 18.6 मिलियन ईच। फिर 11 में उसने 6 ली है, कितने की टोटल। अब देखें, अब गलती रीडिंग में गलती देखनी है आपने, ये है 20 गाड़ियां और एक गाड़ी कितने की है 18,600 की। हम क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 18.6 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी इन 20 गाड़ियों की कॉस्ट। यहाँ पे उसने 6 गाड़ियां ली हैं और इनकी टोटल कॉस्ट जो है वो 108 है, तो ये टोटल गिवन की है। फिर उसने फर्दर 2 गाड़ियां ली हैं 19.8 मिलियन ईच की, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फिर 15 गाड़ियां ली हैं 21 मिलियन ईच की, तो हम इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी कितनी होगी। तो यहाँ पे सवाल को हमने ध्यान से पढ़ना होता है। अब इसको तो सॉल्व करें। देखिए जी, सबसे पहले हम बनाएंगे व्हीकल अकाउंट। देखिए 2010 में उसने कितनी व्हीकल्स ली थी, उसने हमसे ली थी 20 व्हीकल ली थी 18.6 की। अब इसको हम रुपीज इन थाउजेंड में कर रहे हैं, देख सकते हैं 20 इंटू 18,600 अगर आप करेंगे तो आपको चलेगा पता कि 3,72,000 रुपये की उसने गाड़ियाँ ली थी और कोई डिस्पोजल कुछ भी नहीं है। यही क्या बन गया, इसका क्लोजिंग बन गया 2010 का। फिर जब 2011 आएगा उसमें ओपनिंग बैलेंस इसका क्या बनेगा, 3,72,000 बन रहा होगा। फिर 11 में उसने गाड़ी ली है वह 108 की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी 108,600 की। टोटल किया, ये आ गया, मतलब क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास कितना आया 480,600। ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो है बन गया होगा। फिर 12 की बात करूँ तो 12 का ओपनिंग बैलेंस जो है वो कितना आया 480,600 बन गया। फिर हमने 2 गाड़ियाँ ली थी 19,800 इंटू 2 किया तो ये आ गया मेरे पास 39,600, वो हमने ऐड की। तो 12 का क्लोजिंग बैलेंस मेरा कितना बना 520,200 बन गया। फिर हमने 13 में 15 गाड़ियाँ ली हैं 21 मिलियन की ईच, तो 13 का ओपनिंग बैलेंस था 520,200। तो हमने 15 इंटू 21 किया तो मेरे पास गाड़ियाँ आगे जो ली हैं 315 की, तो क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास आएगा 2013 के एंड के ऊपर 835200 का। तो इस तरह से हमने व्हीकल्स का अकाउंट बनाना होता है। ये क्लियर है, ये क्लियर है आपको। ये सवाल है और सिंपल हमने मल्टीप्लाई करके अकाउंट बना दिए।
अब हमने करनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। तो देखिए डेप्रिसिएशन की वर्किंग बड़ी सिंपल है, उसका 25% के ऊपर। तो साल के नंबर 1 के ऊपर जो हमारी कॉस्ट थी 3,72,000 थी, उसका 25% लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1। फिर सेकंड ईयर का देखिए, यहाँ पकड़े आप क्लोजिंग बैलेंस कितना था 480600, तो उस 480600 पर रेट लगाया 25% बिकॉज स्ट्रेट लाइन है, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई कितनी 120,150 आ गई। फिर मैंने देखा थर्ड ईयर का बैलेंस है 520200, तो 520200 के ऊपर 25% रेट लगाया, मेरे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई। फिर मेरे पास था फोर्थ ईयर का 835200, 835200 लिया, 25% रेट लगाया 208800, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, हर साल के डेप्रिसिएशन आ गई। ये क्लियर आप लोगों को, डेप्रिसिएशन क्लियर आप लोगों को, बिकॉज क्लोजिंग बैलेंस लगाई है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर जस्ट रेट मल्टीप्लाई किया और हमारे डेप्रिसिएशन आ गई, इसमें तो किसी को मसला नहीं। अब हम बनाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेते हैं। वर्किंग कर ली, पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 93 आया, यही क्लोजिंग बन गया। अगले साल का ओपनिंग 93 था, फॉर द ईयर 120 आया, क्लोजिंग मेरे पास 213 आ गया। फिर थर्ड ईयर का ओपनिंग 213 था, फॉर द ईयर 130 आया, क्लोजिंग मेरे पास 343 आ गया। फोर्थ ईयर का 343 था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 208 आया, तो फोर्थ ईयर जब मैंने किया क्लोज तो मेरे पास 552 आ गया मेरे ख्याल से। इसमें भी किसी में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई मसला नहीं होगा। ये भी क्लियर है आप लोगों को। इस अकाउंट को देख लें, बिकॉज आपने वैल्यूज प्लेस करके जमा करना है और आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट आ जाएगा। डेप्रिसिएशन में सिर्फ आपने क्लोजिंग बैलेंसेस पे वर्किंग बतानी है। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट बनाना हो, देखें इस साल का एक्सपेंस 93 था, लिखा, यही चार्ज हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस साल का एक्सपेंस 120 था, लिखा, यही चार्ज किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस साल का एक्सपेंस 130 था, हमने यही लिखा, यही चार्ज किया प्रॉफिट एंड लॉस में। इसका 28 था, यही हमने कहाँ चार्ज किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया। रिक्वायरमेंट है, हमने बनाना है अपना एक मशीनरी अकाउंट, एक हमने बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेंगे। और दूसरा हमने बनाना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सपेक्ट्स। ईयर है हमारे पास 2023 का, 2024 का, 2025 का, 2026 का, 1, 2, 3, 4 साल का। सवाल पढ़ते हैं। एन एंटिटी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2023, द फाइनेंशियल ईयर जो है वो 31 दिसंबर को एंड हो रहा है। मशीनरी खरीदी है 2023 में यकम जनवरी को, एक मशीन ली है 1400 की। 2024 में यकम जुलाई को 2 मशीनें ली हैं 600 की, मतलब एक मशीन 600 की है, तो 600 इंटू 2 किया तो 2 मशीनें हमारे पास आई होंगी 1200 की। यकम अक्टूबर को एक मशीन ली है 1000 रुपये की, ये 24 मतलब 24 में 3 मशीनें आई हैं। फिर 25 में कोई मशीन नहीं ली, 26 में एक मशीन ली है उसने 400 रुपये की। डेप्रिसिएशन होनी है 10 साल के लिए, स्ट्रेट लाइन मेथड हमने इस्तेमाल करना है। मशीन बीइंग डेप्रिशिएटेड फॉर द प्रपोर्शन ऑफ द ईयर देयर ऑन, मतलब जिस साल हम एक्वायर करेंगे, जितने मंथ्स के लिए एक्वायर की जाएगी, हमने उतने मंथ्स के लिए ही डेप्रिशिएट करना है, हमने उतने मंथ्स के लिए ही डेप्रिशिएट करना है। ये सवाल आप लोगों ने होमवर्क के तौर पर करना है और ये आप लोगों ने मुझे करके देना है।